चलिए विद्यार्थियों, शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। एक सेकंड। सर्कल, कल की कुछ बातें आपको याद होना चाहिए। कल हमने रीड की सर्कल, व्हाट इज सर्कल, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, कोड, डायमीटर, टेंजेंट, टेंजेंट पॉइंट, आर्क, सेक्टर, सेगमेंट। ऑल क्लियर? नोट्स भी शायद सेंड कर दिए थे मैंने। मिल गए होंगे आपको। ग्रुप पे भी मिल गए होंगे बेटा। ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, अभी कोई नोट नहीं करेगा, बहुत शांति से पहले समझेंगे सभी, पूरा ध्यान समझने पे हो। आपकी पहली थ्योरम है थ्योरम 10.1। थ्योरम में दो चीजें होती हैं। सबसे ऊपर हमेशा आप लिखेंगे स्टेटमेंट, क्या है? इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड equal angles at the सेंटर। मतलब क्या है, सुनिएगा बड़ी ही ध्यान से। हमारे पास ये एक सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल के अंदर मेरे पास दो कोड हैं, एक दो। उन्होंने बोला अगर ये इक्वल है, गिवन ही है, और ओ बी द सेंटर ऑफ सर्कल, तो मैं गिवन की बात करूं। क्वेश्चन में यानी स्टेटमेंट में गिवन इक्वल कोड, वर्ड पे ध्यान से जाइए। इक्वल कोड यानी गिवन है ए बी इक्वल सी डी एंड ओ बी सेंटर ऑफ कोड्स, टू इक्वल कोड्स। प्रूव क्या करना है कि ये सेंटर पर इक्वल एंगल बनाती हैं। ये एंगल बनाया किसने? हाँ, और ये सी डी ने। मुझे प्रूव करना है, बस वैसे ही होगा, एंगल 1 और एंगल 2। कहाँ से वर्टिकली यार? देखते ही वो लाइन सेम होनी चाहिए, क्रॉस बनना चाहिए, ठीक है। ध्यान से, टू शो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, यानी इन दोनों कोड ने सेंटर पे जो एंगल बनाया, मुझे प्रूव करना है सेंटर पे जो इक्वल कोड सेंटर पे जो एंगल बनाती हैं वो कैसा होगा बेटा? इक्वल होगा। प्रूफ, वेट इन ट्राइंगल ओ ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी में, जरा ध्यान से देखिए,
AO जो है वो OD के इक्वल मिलेगा, AO इक्वल OD। रीजन OC के कर दो, AO इक्वल OC के कर दो। वैसे OD के भी OC के भी है, लेकिन हमने नाम जिस हिसाब से लिया उसमें कर दो OC के। ये दोनों इक्वल मिलेंगे भाई, A और OC इक्वल मिलेंगे, ठीक है। क्यों इक्वल है? रेडियस ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल की रेडियस है, इक्वल होंगी। सर ये थोड़ी कहा था कि वो रेडियस सेंटर, रेडियस कहाँ से खींची जाती है? सेंटर से, तो ऑब्वियस है रेडियस सेंटर से खींची जाती है ना, तो बस फिर दिक्कत क्या है? सर पर ओसी थोड़ी है। क्या OC? भाई ये कोड थी, एंगल तो सेंटर पे ही बनाएगी, जो सेंटर पे बनाए। इन दोनों पॉइंट्स को सेंटर से मिलाना पड़ेगा, यस और नो। इसी तरह से OB इज इक्वल्स टू OD हो गया, OB इज इक्वल्स टू OD। वो भी क्या है? रेडियस ऑफ सेम सर्कल। अच्छा, AB इज इक्वल्स टू CD क्या है? ये वाली साइड ABCD के क्या है? गिवन है। गौरी समझ आ रहा है आपको ये चीज क्या हो रही है? कॉन्ग्रेंसी। और किसके ऊपर से जा रही है ये चीज? कॉन्ग्रेंसी जिसको बिल्कुल भी नहीं पता, पता है ना कॉन्ग्रेंसी का सिस्टम? सर ये ट्रिपल S हो गया। ये वो कॉन्ग्रेंसी वाला कॉन्सेप्ट इसीलिए। हाँ, सर O इज इक्वल्स टू कॉमन लिख सकते हैं? क्यों कॉमन है? या फिर पूरी लाइन होनी चाहिए? पूरी लाइन होनी चाहिए, लाइन से वो अलग है, वो अलग है, वो तो अलग चीज होगी। पॉइंट थोड़ी ना कॉमन, एंगल होना चाहिए। एंगल कहाँ कॉमन है? सो ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD, कौन सी प्रॉपर्टी? बाय साइड 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 क्राइटेरिया। ये होते ही आप यहां से क्या लिख सकते हैं बेटा? सो दिस इंप्लाइज एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। रीजन? सर एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD भी लिख सकते होंगे। हाँ, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो उनके सभी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या हो जाएंगे? इक्वल। सो यहां से हेंस प्रूव्ड। समझ आया नहीं आया बच्चों? कॉन्ग्रुएंसी के रूल होते हैं बेटा कुछ, ठीक है। 5 रूल होते हैं जिनसे दो फिगर, दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। एक बार दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, कॉन्ग्रुएंट मतलब हूबहू एक जैसे, तो उनकी सारी चीजें हम इक्वल कर देते हैं। कॉन्ग्रुएंट फिगर जैसे मैंने 2 हाथ का एग्जांपल दिया था, ये दोनों हाथ अपने कॉन्ग्रुएंट फिगर है। आप एक के ऊपर दूसरा रख दीजिए, आपको नीचे वाला दिखाई नहीं देगा, ओवरलैप कर जाना, ठीक है। तो उसके कुछ रूल होते हैं ट्रायंगल में। ट्रायंगल में 5 रूल थे ये, हाँ, जो मैं बताऊं तो ट्रायंगल में हमारे 5 रूल होते हैं इसके लिए। साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, RHS, और कौन सा रह गया? एंगल एंगल साइड, AS लास्ट वही तो है। ट्रिपल ए नहीं है, ट्रिपल ए नहीं होता। ट्रिपल ए सिमिलैरिटी में आता है 10th क्लास में। ये 5 क्राइटेरिया होते हैं, इनमें से किसी क्राइटेरिया से आप ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो, और एक बार कॉन्ग्रुएंट करने के बाद वो दोनों सेम हो जाते हैं बिल्कुल, फिर उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आप इक्वल कर सकते हैं। आप 2-3 लेक्चर सुन लीजिए स्टार्टिंग में कॉन्ग्रुएंसी के, आपका काम चल जाएगा 7 चैप्टर के, ठीक है। बस फिर चैप्टर खत्म कर दोगे? क्या चीज़? आज और कल का लेक्चर। बेटा वो एक्सरसाइज देगी इसमें कितनी है? कितनी है?
एक्सरसाइज 5 और 5वीं में काफ़ी बड़े बड़े, कम से कम भी 10 दिन का चैप्टर है। सर क्वेश्चन तो दूसरा सर उसमें करेंगे तब पता लगेगा। थ्योरम 10.2 बिल्कुल सेम यही है, थोड़ा सा फर्क है। देखिए बेटा, इसका कन्वर्स बोल सकते हैं। कन्वर्स मतलब इसका उल्टा। हाँ, क्या है देखिए, ये कह रहा है इफ द एंगल्स, आवाज नहीं, subtended by the chords of a circle at the center are equal, then prove करो, then the chords are इक्वल। तो हमारी कोड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। कैसे, हम गिवन भी लिखेंगे क्या कुछ दिया हुआ इसने। सबसे पहले मैं फिगर पे जाऊंगा, हर बार ही नहीं बोल सकते। 6 और 7 चैप्टर में ज्यादातर वैसे ही था। फर्स्ट थ्योरम है, सेकंड थ्योरम है उसका, थर्ड थ्योरम, फोर्थ थ्योरम। देखिएगा, हमारे पास इस बार उसने 2 कोड जरूर दिए हैं, बट ये नहीं बोला है कि वो दोनों इक्वल हैं। वो इक्वल प्रूव करनी है। इसके अंदर कंस्ट्रक्शन कर देंगे। वेट करो, वेट। वो सेंटर पे जो एंगल बना रही है ना, ये वाला, वो जो सेंटर पे एंगल बना रही है वो इक्वल है। इस बार इन्होंने जो बोला है वो ये बात बोली है, जो ये दोनों, दिस इज ए बी सी और डी, जो ये एंगल बन रहा है यहां पर, एंगल 1 और एंगल 2, ये दोनों इक्वल है। यानी इस बार कोड इक्वल नहीं है, वो कोड सेंटर पे जो एंगल बना रही है वो एंगल इक्वल है। तो मुझे क्या प्रूव करना है, कोड भी इक्वल होंगी। ठीक है, तो यहां से देखिए गिवन क्या है हमें, एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी। ठीक है, यानी दैट इज एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। हमें गिवन है कि ये साइड जो सेंटर पे एंगल बनाएंगी, बी ओ सी, यार बी ओ सी तो ये एंगल हो गया, ये वाला, ये कहाँ है, ये तो बोला ही नहीं। जो कोड बना रही है उनकी बात है, कोड कौन से एंगल बना रही है वो देखो ना। ये 2 कोड है आपकी, ये सेंटर पे जो एंगल बनाएंगी, सेंटर पे यूं ही तो बनेगा, बी ओ सी कहाँ से आ गया। 2 ए ओ बी बी ओ सी के कैसे हो जाएगा यार, डी ओ सी तो बोल सकते हो, मेरे को लगा बी बोल रहे हो।
तो DOC बोल सकते हो, मेरे को B लगा, B फॉर बॉय, आप D फॉर डॉग बोल रहे थे, है ना। ये देखिए नेक्स्ट, गिवन हो गया, टू प्रूव, AB इज इक्वल्स टू, AB और CD आपके कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, क्लियर है। प्रूफ, वही इन दोनों में प्रूफ करने चलेंगे। नाउ इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, AO और CO आपस में इक्वल हो गए, AO इक्वल CO, रीजन Same radius of circle. रेडियस ऑफ सेम सर्कल। अच्छा, जो BO है OD के, वो भी same reason. BO इज इक्वल्स टू OD, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, दो साइड इक्वल आ गई। अब AOB और एंगल COD 1 इक्वल्स टू एंगल 2, given है. ये चीज हमें Side क्वेश्चन angle, में, side congruence. वेट, ये क्या है प्रिंस, हमें गिवन है, ठीक है, ये चीजें हमारी गिवन में है। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पे, देखो, एक मेरी साइड, दूसरी साइड के एंगल, और फिर दूसरी साइड, साइड एंगल साइड से, ये दोनों मेरे क्या हो चुके हैं, AOB congruent to COD by side angle side. So this implies, अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए तो इनकी सारी साइड, सारे एंगल कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सो AB और CD CPCT से, AB इज इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, CD. AB इज इक्वल्स टू CD, रीजन बाय CP, congruent part congruent triangle. बेटा कोरस्पोंडिंग पार्ट कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। क्लियर, कोई डाउट यहां तक, बोलो बेटा। सेकंड थ्योरम ध्यान से देख लो, बोलिए, होगी। चलिए अब एक्सरसाइज पे स्टार्ट करें। एक्सरसाइज 10.2, देखो बच्चों, एक्सरसाइज, ये क्वेश्चन है लेकिन एक तरह से थ्योरम जैसे ही है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक डेफिनेशन से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। 10.2 तो होगी, और एक्सरसाइज पहले ध्यान से देखो। सबसे पहले एक डेफिनेशन आती है आपके पास, कॉन्ग्रुएंट सर्कल, दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, ये देखिए, एक सर्कल ये है, रेडियस इक्वल, हाँ, इफ तभी ओवरलैप करेंगे ना, इफ टू सर्कल हैज same radius, then they are called congruent circle। एक सेकंड रुकना बच्चों, एक सेकंड वेट करना बेटा। हेलो,
कॉन्ग्रुएंट सर्कल की, इफ टू सर्कल हैव सेम रेडियस देन दे आर कॉल्ड, हाँ सर अगर सेम सर्कमफेरेंस हो तो सेम सर्कमफेरेंस, तो इसका मतलब रेडियस सेम ही होगी, रेडियस सेम होगी, लेकिन बेसिक चीज तो रेडियस है ना। सर्कमफेरेंस सेम हो तो भी बोल सकते फ्लैट हैं। सर्कमफेरेंस और एरिया, सर रेडियस सेम ही है। दो सर्कल का एरिया सेम होगा। ये देखो ना, दो सर्कल का एरिया पाई r1 का स्क्वायर पाई r2 का स्क्वायर, पाई से पाई कट गया, स्क्वायर रूट करो r1 इज इक्वल्स टू r2, आ तो की रेडियस बराबर ही। सर्कमफेरेंस भी दो का इक्वल करोगे 2 पाई r1 2 पाई r2, 2 पाई से 2 पाई r1 इक्वल्स टू r2, फिर आ गई। दोनों से बेसिक चीज क्या आ रही है, रेडियस इक्वल होगी। अगर एरिया और सर्कमफेरेंस, तो रेडियस इक्वल होगी तो कॉन्ग्रुएंट होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब स्टार्ट होती है क्वेश्चन फर्स्ट। रिकॉल दैट टू सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम रेडिया। ये बता रहा है इस क्वेश्चन में, एक्सरसाइज 10.2 में, कि टू सर्कल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, जब उनकी रेडियस सेम होती है। तो इसके अंदर प्रूव दैट द कोड ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट सर्कल, मतलब गिवन में क्या है सुनो, ये थ्योरम C1, ये क्वेश्चन है यार, थ्योरम नहीं है, ये क्वेश्चनों की तरह है। गिवन क्या है, C1 एंड C2 आर टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल। ठीक है, AB इज कोड ऑफ C1 और CD इज कोड ऑफ C2। AB कोड है C1 की, CD कोड है C2 की। ठीक है भाई, और ये और लिख दो, सेंटर के बारे में और लिखना है। O is center of C1, O dash is center of C2। ये मैंने मान लिया एक तरह से। तो C2 सर्कल ही है, C2 C1 के मानना ही नहीं ना मैंने। देखो ये ध्यान से देखो, यहाँ पे सीन ये है, दो सर्कल है अलग अलग। दो सर्कल है। सबसे बड़ी बात कॉन्ग्रुएंट है। इसकी एक कोड है, AB। सर्कल की ना कोड इक्वल नहीं होंगी, कोड कहीं से भी हो सकती है यार। इसकी ये कोड, इसकी ये छोटी सी कोड ले लूं, अब ये इक्वल होगी क्या इसकी, बता। हाँ तो यूं तो होगी, लेकिन ये तो इक्वल नहीं। इसने स्पेशल ये चीज बोली है, कौन सी कोड इक्वल होगी वो सुनो इसकी बात। इसने कहा है कि दो कोड है, इक्वल नहीं है वो, दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल में है। इसका सेंटर ये C1 मानना है मैंने, ये सर्कल C2 मानना है। इसका सेंटर O हो गया और इसका सेंटर O डैश हो गया। हाँ, ये कह रहे दो सर्कल के, कॉन्ग्रुएंट सर्कल के अंदर दो कोड हैं, वो सेंटर पर ये कह रही है प्रूव दैट इक्वल कोड। इस टाइम की कोड भी इक्वल दे रखी है इन्होंने, गिवन है। सुनो ये भी गिवन है, कोड्स आर इक्वल, ये कोड भी इक्वल है। यहाँ गिवन में लिखना पड़ेगा AB इक्वल्स टू CD, ये भी गिवन है। प्रूव करो कि सेंटर पर इक्वल एंगल बनाती है। उधर क्या था, वो सेम सर्कल की कहानी थी, यहाँ पे एक ही सर्कल के अंदर हो रहे थे, यहाँ ये चीज दो अलग अलग सर्कल के अंदर हो रही है। प्रूव क्या करना है यहाँ पे देखिए भाई, हाँ ये सेंटर पे जो है वो सेम एंगल बना रही है।
ये प्रूव करना है, ठीक है। एंगल जो है वो सेंटर पर सेम बन रहा है, यानी ये दिस इज एंगल 1, ये किसके इक्वल है, एंगल 2 के। टू शो AOB is equals to DOC। CO dash D। सर ये डैश लिखना जरूरी है? तो दोनों का अलग अलग नहीं दिखाया, दोनों सर्कल के बीच में डिफरेंशिएट किया जा सकता है। फिर पता क्या लगेगा कौन, 1 लिखा है पर आप डैश बोल रहे हो। डैश है वो 1, डैश है, ऊपर डैश लगता है, ये डैश बोलते हैं इसको के ऊपर यूं, पावर नहीं लग रही है, CO पावर वो ये होती है, यूं लिखता तो ये पावर, ये डैश होता है ऐसे जब भी लिखोगे। अब सुनो ध्यान से, प्रूफ इजी प्रूफ, सुनिएगा, बाय थ्योरम टेम्परल कोलिनियम इन दोनों ट्रायंगल में, ये इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल CO dash D, ठीक है। इसमें देखिए थ्योरम बता के कर सकते हैं क्या थ्योरम बताओगे, बोलो। कि बाय थ्योरम वो तो सेम सर्कल में थी, कर दे, लेकिन वो तो सेम सर्कल में थी, ये तो अलग अलग सर्कल में, ये तो प्रूव नहीं किया हमने। कॉन्ग्रुएंट है। तो दोनों कॉन्ग्रुएंट है, सेम सर्कल की थ्योरम कॉन्ग्रुएंट सर्कल में कैसे लगा सकते हो आप। जो थ्योरम की थी वो सेम सर्कल के अंदर है, उसका रिजल्ट आप सेम सर्कल में यूज कर सकते हो, लेकिन यहां पर सर्कल अलग अलग है, समझो इस बात को। तो यहां कैसे होगा, AOB में, सुनिए, AO इज इक्वल्स टू CO डैश, क्यों, सेम रेडियस, हाँ क्योंकि कॉन्ग्रुएंट सर्कल है ना। सर्कल है सर। AO किसके इक्वल मिलेगा, देखो CO डैश के, OB किसके इक्वल मिलेगा, O डैश D के, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल है तो रेडियस क्या होगी, सेम होगी। अच्छा, AB और CD आपको इक्वल गिवन ही है, AB और CD तो इक्वल गिवन है, तो S से क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंसी कॉन्ग्रुएंट, और कॉन्ग्रुएंट होते ही बाय CP/CT एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल। इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिएगा ये हो गया। इसके बाद हम लिखेंगे, सर ये हटाना सर, ये माइक वाला पता नहीं बार बार आ क्यों जाता है, ये लिखो, रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। इसी तरह से OB किसके इक्वल मिलेगा, O डैश D के, रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल आर इक्वल, और फिर हमने दे क्या रखा है भाई इसने, AB किसके इक्वल, CD के, ये रीजन क्या है, AB CD के इक्वल है, ये गिवन है। कैसे, सो ये दोनों ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट हो गया किस ट्रायंगल के, CO डैश D, किससे, बाय, सर एस कैसे ही सर, क्यों, तीन साइड इक्वल हुई है बेटा, एंगल कोई है ही नहीं। तीनों साइड ही, ये एंगल 1 और एंगल 2 सर, अरे एक प्रूव करने हैं प्रूव करना है कि वो इक्वल है। माय डियर फ्रेंड, प्रूव करने हैं, ये दे नहीं रखा, माय डियर सर। ठीक है। सो दिस इंप्लाइज एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, रीजन बाय CP/CT कॉन्ग्रुएंट पार्ट, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, corresponding नहीं parts, आएगा सर ये, Corresponding parts of congruent triangle। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। आ गया समझ बच्चों, बोलिए विद्यार्थियों, इज दैट क्लियर, यस और नो, यस सर। गुड। अब सुनिए कहानी,
सेकंड की। सेकंड वाले में जो गिवन है उसको ध्यान से देखिए। प्रूव दैट इफ द कोड ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट सर्कल, वही दो सर्कल C1 एंड C2 आर टू congruent circles, O be the center of C1, O dash be the center of C2. Next, AB is chord of C1, ठीक है, CD is chord of गिवन सेम लिख दिया। C2। नहीं, गिवन में फर्क है। वहां पर आपको क्या गिवन था बेटा कि कोड इक्वल है। यहां कोड के ने जो एंगल बनाया वो एंगल इक्वल है। कोड ने जो एंगल बनाया वो एंगल इक्वल है। सो दिस इंप्लाइज, निकालना है। सो एंगल AOB जो है CO'D, हाँ ये इक्वल मिलेंगे। क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? नो सर। गिवन। उसके बाद आता है टू प्रूव। टू प्रूव में मेरे पास इन दोनों को क्या कर दीजिए, किस किस को, AB इक्वल्स टू CD। ठीक है, AB और CD को इक्वल कर दिया। सबसे पहले तो कहानी हम उठाएंगे इन सर्कल्स की। इन सर्कल को ये दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा। उड़ क्यों गया, यहाँ से कॉपी किया है। सिर्फ इस बार जो इक्वल है इसके अंदर वो कौन कौन है, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 है। इस बार इन दोनों सर्कल में हमारा जो इक्वल नहीं है वो क्या चीज़ है, ये तीनों मुझे रब करनी पड़ेगी, ये तीनों मुझे रब करनी पड़ेगी कि इस बार मेरी जो बच्चों ये लाइन है वो इक्वल नहीं होंगी। क्लियर आ गई समझ में? इनको इक्वल प्रूव करना है। बाकी तो वही है, AO किसके इक्वल होगा, ये देखो AO किसके इक्वल होगा, OC के, OB के, OB किसके, O'D के, और एंगल 1 एंगल 2 इन्होंने इक्वल है तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से दोनों क्या हो गए, दोनों सर्कल। ठीक है, और बाय CPCT क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? समझ आ रहा है बेटा? क्लियर? तीसरी साइड दे तो नहीं रखी, वो तो प्रूव करना है बेटा। AB इज इक्वल्स टू CD तो प्रूव करना है। क्यों किंग? आया नहीं समझ में भाई? ठीक है, हाँ सर अब आ गया सर। गिवन दे रखा है एंगल 1 और एंगल 2। हाँ क्योंकि उन्होंने बोला है स्टेटमेंट में, पढ़ो कि जो कोड है ना दोनों सर्कल दोनों कॉन्ग्रुएंट में वो सेंटर पर इक्वल एंगल बना रही हैं, तो प्रूव करना है कि वो कोड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो देखिए प्रूफ कैसे करेंगे। दोनों ट्राइंगल उठाइए। इन ट्राइंगल, हाँ, AOB एंड CO'D। ठीक है, अब इसकी AO जो है वो इसकी किसके इक्वल होगी,
CO डैश के। रीजन क्या लिखोगे? कॉन्ग्रेंट सर्कल। रेडियस ऑफ कॉन्ग्रेंट। नेक्स्ट BO डैश D, रेडियस ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ये गिवन है। अगर ये गिवन हो गया तो बेटा कौन कौन इक्वल हो जाएंगे? सो दिस इंप्लाइज AOB कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बाय यस बाय साइड एंगल साइड। क्लियर है? और ये दोनों इक्वल हो गए तो दिस इंप्लाइज AB इक्वल्स टू CD रीजन बाय CP CT। सर अब की बार याद रखा कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कोरस्पॉन्डिंग भूल गया बेटा, फिर भूल गया ना सर। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। हाँ, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर ऑलवेज इक्वल। क्लियर है? समझ आया? कोई डाउट बेटा? क्लियर? सर आपने द रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल लिखा है, तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल है तो इसमें ट्रायंगल ही कॉन्ग्रुएंट नहीं है ना, किसने कहा जरूरी? ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट की है ना मैंने। सर सर्कल तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कहना। ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट कहूं? सर्कल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो उसमें ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी की तो अलग डेफिनेशन है ना, ओवरलैप करे, छोटा भी ट्रायंगल बन सकता है। अगर इस सर्कल के अंदर एक यूं ट्रायंगल होता, यू बना हुआ, ये मान लो यू बना हुआ होता, जिसका ये सेंटर पे ना होता, तो सर्कल के अंदर ये भी ट्रायंगल ये भी ट्रायंगल, तो इसका मतलब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। वो तो एक छोटा सा भी बन सकता है, यूं लो, ये इतने बड़े ट्रायंगल के कैसे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? ठीक है ना? तो जरूरी नहीं कि दो सर्कल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ट्रायंगल को डायरेक्ट ही कॉन्ग्रुएंट बोल देंगे, उनको करके दिखाना पड़ेगा जो उनकी प्रॉपर्टी है, जो 7 चैप्टर में हमने सारा पढ़ा था, कॉन्ग्रुएंसी का रूल वगैरह। ठीक है? आ रही है भाई बात समझ में? बोलो विद्यार्थियों। यस सर। ठीक है। वाह भाई, तो ऐसे लगता है जैसे जागरण में गया हुआ है। वो पीछे माता की नहीं लगाते, बोले जय माता दी है? नवरात्रों में बैठता है क्या जागरण में? कभी नहीं गया सर, बस एक बार सुदामा बना था उसमें सर। और क्या थे? सुदामा किस में होता? रामायण महाभारत? कृष्ण भागवत की कथा। क्या बात है। गुड। ये चीजें सबसे जरूरी होती है। मैं एक्स्ट्रा हाँ सर मेरे पैर भी धोए थे। मैं इनको ना एक स्टेज पे मैं इन चीजों को स्टडी से भी ज्यादा जरूरी मानता हूं। जो आपकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज है ना, वो आपको मेरे अकॉर्डिंग, मेरी थिंकिंग के अकॉर्डिंग बुक से ज्यादा सिखाती है। बुक्स में इतनी नॉलेज नहीं है जो आप उन चीजों से बहुत सीखते हो। हाँ, हर चीज प्रैक्टिकली वो चीज होती है। आप हर एक्टिविटीज में मैं हर साल बच्चों को शायद इतना मोटिवेट करता हूं, कोई भी अगर आपके स्कूल में एक्टिविटी है, आपको कुछ भी आए ना आए, आप फटाक से जाके कहो मुझे करना है। फंक्शन है, डांस ना आता हो, जाओ कहो। ये चीजें जब जाओगे तभी सीखोगे। ठीक है? कोई क्लास में बैठे बैठे लास्ट बेंच पे बैठे और आंखें बंद करके कोई नहीं सीखता। आंखें खोल के जब टीचर की बात सुनेगा तभी सीखता है। ठीक? हर चीज में कूद पड़ो, पानी में कूद जाओ, तैरना तो अपने आप सीख जाओगे धीरे धीरे। ठीक है? जो डर कूदने का है ना, सर एक बार मैं कूद गया पानी में, उधर ही रह गया। वही बता रहा। लेकिन इतने में भी मत कूदो ना। अब जाके तू खड़ा, जाके 9 फुट में कूद गया था। अब यहाँ पे मैं स्कूल में फंक्शन की बात कर रहा हूँ, तो जाके एकदम कहेगा मेरे को सलमान खान के साथ मूवी में ले लो। ठीक है? एकदम नहीं लेंगे ना, वहां पे जाने के लिए तो पहले सीखना पड़ेगा। लेकिन ये छोटी छोटी चीजें जो स्कूल लेवल पे आप लोगों की होती हैं, वो आपको लाइफ में इतना कुछ देती हैं, बहुत ज्यादा। स्पोर्ट्स कभी मत छोड़ो। डजेंट मैटर आप स्पोर्ट्स में लास्ट आ रहे हो, ये मैटर नहीं करता। आपको रेसिंग, आपसे भागा ही नहीं जाएगा,
कोई चक्कर नहीं है, लास्ट आ जाओगे, जाओ जरूर, लाइन में खड़े जरूर हो। समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मेरे को सच बताता हूं, गाना नहीं आता था, ठीक है, बिल्कुल भी, या कुछ भी ऐसी चीज है, लेकिन जब हमारे यहाँ स्कूल में फंक्शन था, मेरी 7th-8th क्लास की बात है, और जब वेलकम सॉन्ग के लिए हुआ तो हमने जोर मारा, हम 3-3 4-4 बार जब रिजेक्ट होके भी लाइन में पीछे से लग जाते, फिर दोबारा वो हमसे प्रेयर सुनते थे, मतलब आवाज सुनने के बहाने, तो प्रेयर में तो वही ओ गॉड और कुछ अजीब अजीब आवाज में बोलते, फिर भगा देता, फिर उसे हमारी शक्ल याद होगी, ठीक है, फिर भगाना स्टार्ट हो गया, वहां से भगा दिया, हम प्ले में चले गए, ठीक है, वहां प्ले में, फिर प्ले में तो लेना ही था, प्ले में सेट हो गए। तो कहीं ना कहीं मैं मतलब सीखा हुआ, एक्सपीरियंस किया है लाइफ में, ठीक है। इन चीजों से ना आप सीखते बहुत कुछ हो बेटा, बहुत चीजें। तो मैं स्टडी को 40% मानूंगा, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज को मैं 60% आपकी लाइफ में, अगर आप जाते हो तो इन चीजों में, यही मैं बता रहा हूँ। डांस, सिंगिंग, क्विज कंपटीशन, हाँ क्विज, चुप हो एक बार, क्विज कंपटीशन हो गया, एनुअल हो गया, एनुअल मीट हो गया, कुछ भी हो गया, एनसीसी वगैरह हो गया, छोड़ो मत, फिर स्कूल चेंज करो। सच बता रहा हूँ, एक सेकंड, अगर कोई ये बोलता ना हमारे स्कूल में ये एक्टिविटीज नहीं होती है, अगर नहीं होती तो मैं आपको 100% ये कहता हूँ, स्कूल चेंज करो। मैंने डीएवी इसलिए छोड़ा सर, बिल्कुल दोनों ने सर इसलिए छोड़ा है हमने डीएवी। बिल्कुल सर, आप नहीं था ना स्पोर्ट्स? नहीं था वहाँ, स्पोर्ट्स में कुछ स्पोर्ट्स के नाम पे नहीं है, तो मैं किसी पर्टिकुलर स्कूल का नाम, बैट रखे थे वो भी टूटे पड़े थे। मैं क्या कह रहा हूं, मैं किसी स्कूल का नाम नहीं ले रहा कि उसमें ये नहीं है, उसमें वो नहीं है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं अगर स्कूल में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स, ये चीजें नहीं है तो बेटा आप वहां से निकलो। मैं तो सीधी बात कहूंगा, फिर उसका फायदा क्या है? आप सिर्फ किताबी कीड़ा बन के रह जाओगे बेटा, सच बता रहा हूं। लाइफ में किताबी कीड़ा बन के जीना है क्या? सर, कुछ भी नहीं पता। सर हमारा जब एनुअल कंपटीशन था ना, मैं डांस में चल गया और सर मेरे को ऐसा ही डांस करना आता है, सर ने जब भी बुला दिया मुझे। अच्छी बात है, यही अच्छी बात है। आपने जाके, आप एक बात सोचो, सारा स्कूल आके बैठा है, फंक्शन हो रहा है, आपको डांस आए ना आए, 2 मिनट जाके कूद के आ जाओ, वो आपके लाइफ का बहुत बड़ा फेस होगा। कुछ नहीं बेइज्जती होती, ये वही तो बात है ना बेटा, जब तक ये बेइज्जती के चक्कर में रहोगे ना, लाइफ में आगे नहीं बढ़ोगे। जब स्टेज पे पेरेंट्स ताली बजाएंगे ना, जब देंगे तो ताली की बात नहीं होती यार, आपका कॉन्फिडेंस चेक होता है इस चीज से कि यार सामने चलो पूरा स्कूल बैठा है, जाके कुछ भी नाचाओ, कुछ भी बोलाओ, ठीक है, कोई चुटकुला सुनाओ, इन चीजों में ही बहुत फर्क है। मैं इन सभी चीजों को स्टडी से काफी ऊपर मानता हूं। अगर एक बच्चे में ही है तो वो अपनी लाइफ के साथ कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लेगा। डजेंट मैटर कि हाँ उसे मैथ्स की थ्योरम आती है नहीं आती, कॉन्सेप्ट याद है याद है, हिस्ट्री के बड़े बड़े क्वेश्चन लर्न है नहीं लर्न है, कॉपियां पूरी बना रखी है नहीं बना रखी। ओके, ये सबसे बड़ा मैं आपको इसमें बता देता हूं। वेट, अब ये बात आ गई, बहुत अच्छी बात है। मैथ्स को लेके मैक्सिमम बच्चों का ये कंफ्यूजन रहता है कि सर लाइफ में मैथ्स कहाँ काम आता है, मुझे जॉब मिल गई, मैथ्स कहाँ काम आएगा। ठीक, मैथ्स एक, आप नहीं बोलोगे 2 मिनट जब तक मैं आपको अलो ना करूं। बेटा पहले तो बता दूं, मैथ्स रियल में मैथ्स में कुछ काम ही नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा फैक्ट बताता हूं। अगर आप ये सोचो मैथ्स के हिसाब से कहां यूज है, तो मैं कहूंगा यूजलेस। वेट, मैथ्स टोटल जो है वो एक तरह से फिजिक्स में यूज होता है। असली मैथ्स का यूज, अगर मैं असली में पूछूं ना, असली में मैथ्स का यूज कहां होता है? सारा का सारा मैथ्स आपका फिजिक्स में यूज होता है। फिजिक्स आगे, फिजिक्स अलग चेंज हो जाती है। ठीक, फिजिकल जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं, और फिजिक्स क्या है? एवरीथिंग इज फिजिक्स। सिर्फ बॉडी में बायो केमिस्ट्री केमिकल होता है, बाकी दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है दैट इज फिजिक्स। पंखा घूमना, लाइट ऑन होना, प्रोजेक्टर, ये सारी चीजें, सब चीज फिजिक्स है।
इन सब की कैलकुलेशन में इक्वेशंस बना के मैथ्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है। ये तो मैथ्स के यूज के बारे में बता रहा हूं कि मैथ्स यूज कहां होता है। चुप। अगर आप फिजिक्स में जाते हो तो आपको पता लग जाएगा कि मैथ्स कितना यूज होता है। हर एक फिजिक्स कॉन्सेप्ट में मैथमेटिकल डेरिवेशंस यूज होती है, वहीं से फॉर्मूले मेजरमेंट्स निकाली जाती है। निकालूं? रिकॉर्डिंग चल रही है अभी, आप 2 मिनट चुप रहो। सेकेंडली, मैथ्स करते हुए काफी बच्चे सोचते चलो मुझे साइंस साइड में जाना ही नहीं है, मुझे साइंटिस्ट लाइन में जाना ही नहीं है, अब मेरे मैथ्स किस काम का। एक सेकंड, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ गई है, आपको कंफ्यूज हो कैसे सॉल्व करें, ठीक है। आपके पास ये पता है कि मेरे फेवर में कौन कौन है, कौन कौन से फ्रेंड मेरे फेवर में है जो मेरी हेल्प करेंगे, कौन कौन से मेरे अगेंस्ट चल रहे हैं जिन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट की है, मुझे किस किस फ्रेंड का यूज करना चाहिए जो बहुत इजीली इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करे। प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड का डेवलप होना वो मैथ सिखाता है। गंदी से गंदी प्रॉब्लम में आपके पास क्या क्या आपके हथियार है, हथियार मतलब फॉर्मूले, और उनको किस तरह से पुट करके किस जगह पे क्या चीज लगेगी, क्या करना है, कब करना है, किस किस सिचुएशन में, यह आपको मैथ सिखाता है। मैथ से आप ये मत सोचना कभी भी लाइफ में मेरे ये साइन कोस थीटा काम आएंगे या ये थ्योरम्स मेरे काम आएंगी, नहीं आएंगी। लेकिन ये जो चीज आपके माइंड को ग्रो कर देंगी ना, इतना कर देंगी आप आईपीएस आईएएस तक का एग्जाम क्लियर कर सकते हो अगर मैथ्स के बहुत, अगर कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग आपकी है तो। सिंपल सी बात, एक रिलेट कर रहा हूं, मैं मैथ्स हूं, मैथ्स को प्रमोट करूंगा एज ए मैथ्स का टीचर, ठीक है, लेकिन उसका फैक्ट बता रहा हूं। एक आईएएस ऑफिसर से क्या समझते हैं, एक जो मजिस्ट्रेट बनाते हैं, डीसी होता है, क्या मतलब होता है उसका, वो कुर्सी पे जाके बैठेगा, साइन कोस थीटा काम आएगा उसके, नहीं। सिटी में क्या प्रॉब्लम चल रही है, कितनी प्रॉब्लम है, उनको किस तरह से मैनेज करना, नहीं। उसका माइंड डेवलप इन चीजों में कैसे हुआ होगा, सोच के देखो। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड से कि ये प्रॉब्लम है, मेरे ये चीजें फेवर में हैं, अब मुझे ये करना चाहिए, वहां पे जाम ज्यादा लग रहा है, जाम लग रहा है तो मैं यार क्या क्या सॉल्यूशन उसके ढूंढ सकता हूं। एवरीथिंग इन लाइफ, जो भी आपकी डिफिकल्टीज आती हैं, कहीं ना कहीं अगर मैथमेटिक्स आपके माइंड में बहुत अच्छा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड बहुत अच्छा है, तो आप हर चीज को सॉल्व कर लोगे। आपका वे ऑफ थिंकिंग बहुत तेज हो जाएगा, बहुत इंक्रीज हो जाएगा। आप हर एक प्रॉब्लम को देखने का नजरिया बदल जाएगा। आप डिफिकल्ट सिचुएशन देखते ही आप ये नहीं रोना स्टार्ट नहीं करोगे, हाय क्यों हो गया, हाय ये क्यों हो गया। आपके जो माइंड पावर है वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, आप उसके सॉल्यूशन के लिए जाओगे, और सॉल्यूशन बाय इजी से इजी मेथड। ये बिल्कुल अप्लाई होता है डायरेक्ट लाइफ में, बहुत कुछ सिखाता है। देखो इन थ्योरम का यूज है वहां, लेकिन आपका माइंड तो ग्रो कर रहा है। हिस्ट्री आपका माइंड ग्रो करती है। एक सेकंड, हिस्ट्री क्या करेगी, जो फैक्ट है वो बताएगी, हमारी दुनिया में ये कुछ था, वहां से हम इतना डेवलप होके आए, ये उसने ये किया, ये चीज ये कही। हिंदी क्या है, हिंदी एक लैंग्वेज है जो आपको ये सिखाएगी कम्युनिकेशन कैसे करना है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है जो आपको रीड करना पढ़ना सिखाएगी, कम्युनिकेशन करना सिखाएगी। समझ रहे, इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज हो गई। हिस्ट्री साइंस ऐसे आपको पता है ये क्या चीज सिखाती है, फैक्ट बताती है, ये था हिस्ट्री में, अब ये चल रहा है, पॉलिटिक्स ऐसे होती है, ये चीज ऐसे, जो होती है उन्हीं को बताता है। मतलब जो फैक्ट है उनको याद ही करना है एक तरह से। बचे कौन, मैथ्स और साइंस। साइंस में भी अगर ना जाना चाहो आप, लेकिन मैथ्स आपको क्या कुछ सिखाएगा। साइंस तो है ही है, साइंटिस्ट क्यों जाते हैं, नई नई इन्वेंशन, नई नई चीजें कौन डेवलप करता है, साइंस में होती है विद यूज। साइंस कभी भी अकेले नहीं चल सकती, फिजिक्स कभी भी, मैथ्स की उंगली पकड़ के चलना पड़ेगा। अगर मैथ्स की उंगली छोड़ दी ना तो साइंस खत्म है भाई, मैं आपको बता देता हूं। और जो माइंड डेवलप करेगा इस एज में, तो ऑप्शन हो गया ना आपके पास, इसके साथ आपका माइंड भी डेवलप हो रहा है। आपको साइंटिस्ट लाइन में जाना है, चले जाओ, नहीं जाओगे कहीं और भी जा रहे हो,
तो यहां से कितना डेवलप हो चुके हो आप, ये सोच के देखो आप। एक छोटा सा थ्योरम एरिया वॉल्यूम का जबरदस्त क्वेश्चन आ गया, एक बड़ी टिपिकल सा सिचुएशन दे दिया। जैसे मैं पिछली बार जब मैंने 8th क्लास में मेंसुरेशन करवाया था, जो मेरे साल पिछले साल जुड़े हुए स्टूडेंट थे, आप में से कनिष्का थी जैसे, ठीक है, लास्ट ईयर जो थे, मैं इनको ग्राउंड में ले गया था, याद है? मैंने इनको खड़ा करके ग्राउंड में स्टेज, जितनी भी सीढ़ियां हैं, जितने पेड़ हैं, जितने झूले लगे हुए हैं, ये बिल्डिंग बनी हुई है, सब के एरिया इनसे निकलवा दिए मेजरमेंट दे दे के कि ये पोल का एरिया निकालो, जाके ग्राउंड में खड़ा कर दिया इनको, नोटबुक हाथ में लेके। वो क्या चीज थी? वो सिचुएशन दी थी एक, उससे आप प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हो। इनको यूज करना ढंग से सीखो, ये सीखो कि इनसे नया कितना कुछ सिखाया जा रहा है, आपका माइंड कितना डेवलप हो रहा है। आप फैक्ट बताता हूं, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनको करने के बाद आपकी वे ऑफ थिंकिंग ही चेंज हो जाएगा। आप सोचना एक पॉजिटिव वे में स्टार्ट करोगे। बहुत सी चीजें होती है जो मैथ डेवलप करता है, जो इनडायरेक्ट होती है, डायरेक्ट दिखाई नहीं देती है। थ्योरम्स को याद नहीं करना, आप ये सोचो एक सोर्स है, थ्योरम मत करो प्रूफ, उसका रिजल्ट याद कर लो, इसका मतलब ये कहता है, और उनका फिर यूज करो जगह जगह, फिर देखो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है। समझ आ रही है ना बात? ठीक है। लेकिन ओनली बायो लेके चले तो मैथ्स का कोई यूज नहीं है। ओनली बायो कैसे लेगा? कौन सी स्ट्रीम, एक सेकंड, कौन सी स्ट्रीम है जो अकेली बायो दिलाएगी? डॉक्टर लाइन में फिजिक्स केमिस्ट्री आती है भाई, अपने शरीर का ख्याल नहीं रखना, दुनिया का भी पता लगाना है। ठीक है, बायो एक ऐसी लाइन है, मेडिकल लाइन में आप डॉक्टर बनना चाहते हो, वहाँ मैथ्स का यूज नहीं है, लेकिन वहाँ भी कहीं ना कहीं मैथ्स यूज आता है। ठीक है, तो सब कुछ होगा, सब कुछ कैलकुलेटर यूज हो रहा है सारी जगह, टाइम लगेगा इस चीज को समझने में। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज मेरी एक्सरसाइज होगी, कल सेकंड करवाऊंगा। क्या चीज? बार ग्राफ बनाने वाले कैलकुलेटर। ओके, हाँ हो सकता है। अच्छा बच्चों, मैंने जो आपको बताना है एक बात, एक और इंफॉर्मेशन, टेस्ट ऑफलाइन दें, ऑनलाइन चेक होने में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। अब कोशिश करो सभी ऑफलाइन ज्वाइन करने की, ऑफलाइन टेस्ट देने की। क्लास में ना हो अलग बात है, टेस्ट ऑफलाइन दे के जाओ, ठीक है। हो सकता है ऑनलाइन टेस्ट चेक कई बार नहीं हो पाएंगे, जो दूर हैं, जो नहीं आ सकते, जिनकी जेन्युइन प्रॉब्लम है, उनका हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने अभी ऑफलाइन चेक नहीं हुए थे, बट वान्या के लिए बोल रहा है, उनका पॉसिबल नहीं आना, ठीक है, आपकी क्लास में। बट जिनका पॉसिबल है, मुझे ऑलमोस्ट बाकी सबका लग रहा है, टेस्ट देने तो 10 मिनट 15 मिनट का टाइम निकालो, 20 मिनट आधा घंटे के लिए आ जाओ, क्लास नहीं लगानी तो। मुझे नहीं पता, बट टेस्ट ऑफलाइन दो, समझ रहे हो। ऑनलाइन यार 50-50 डेली टेस्ट ऑनलाइन चेक करने फोन पे, आंखें खराब हो जाती हैं, 3 दिन में अंधे हो जाएंगे, ऐसा हालत हो जाएगी। 50 टेस्ट करने, चेक करने में पता कितना टाइम लगता है, उस चीज को समझिए आप, ठीक है। टेस्ट जितने भी है ऑफलाइन दीजिए, ठीक है। ओके, चलिए बेटा, ठीक है।